हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। मैं परमानंद कुशवाहा आज आपके सामने आईटी डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर कक्षा 10 यूनिट 3 का वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पिछली क्लास में हमने डेटा प्रकार और भी फॉर्म क्वेरीज इनमें अंतर देखे हुए थे, और इस वीडियो को देखने से पहले आप पूर्व की वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शब्दों को परिभाषित करें। डेटाबेस क्या होता है, डेटा अतिरिक्त क्या है, रिपोर्ट क्या है, इन सभी की अपन परिभाषा को देखेंगे। सबसे पहला डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक सामग्री के लिए कंटेनर है, मतलब जो भी हमारे पास जानकारी है, जो भी किसी भी प्रकार की, उसको एकत्रित करने के लिए कंटेनर टाइप से एक होता है हमारे पास। जैसे कि हम बात करें, मेरे पास स्टूडेंट की जानकारी है। अगर हम एक्सेल वगैरह या रजिस्टर वगैरह, हम तो रजिस्टर वगैरह इधर से उधर हमारा या साल 2 साल 10 साल 15 साल चलेगा, परंतु डेटाबेस रहता है वो हमें लंबे समय तक के लिए होता है। 1000 की फाइल संपीड़न फोल्डर है ये। इसके अंदर विभिन्न कार्य क्षेत्र यानी कि घटकों के लिए जानकारी होती है। दैनिक उपयोग में बेश प्रारंभ में दृश्य के साथ खुलता है, यानी कि जो बेसिक रहता है। आधार वातावरण में 4 कार्य क्षेत्र होते हैं: टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट। अच्छा, इन सभी के बारे में मैं पिछली क्लास में कवर ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। जैसे क्वेरीज में हमने अंतर देखा, लगभग वो उसकी परिभाषा भी होती है। फॉर्म में भी, फॉर्म को भी देखा और रिपोर्ट को भी देखा। अकेली टेबल रह गई है। तो टेबल्स यानी कुछ नहीं होता, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम सभी प्रकार की जानकारी इसको स्टोर कर सकते हैं। चयनित क्षेत्र के आधार पर विभिन्न कई नई सामग्रियों को बनाना या मौजूद तत्व यानी कि मौजूद जो जानकारी है को कॉल करना या उसको पूरा किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रपत्र और रिपोर्ट, यानी कि प्रपत्र का मतलब होता है एक फॉर्म टाइप का रहता है। रिपोर्ट जैसे अपनी मार्कशीट हो गई। संबंधित तत्वों को एक फोल्डर में संरचना यानी कि एक स्ट्रक्चर के भीतर व्यवस्थित किया जाता है। यह या तो सीधे सेव डायलॉग बॉक्स में सेव कर सकते हैं, या इंसर्ट फोल्डर का उपयोग करके हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ रो एंड फैक्ट, यानी कि किसी भी प्रकार की जानकारी, ठीक है, वो को व्यवस्थित कर एक डेटाबेस में स्टोर करके रखना। ठीक है, इनके सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। MySQL भी होता है, Oracle भी होता है, SQL भी होता है, अलग अलग तरीके से होते हैं। अगला टॉपिक डेटा अतिरिक्त। डेटा अतिरिक्त एक डेटाबेस में पाया जाता है। जो हमारा डेटाबेस रहता है उसमें पाया जाता है जो संरचनित यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक संगठित संग्रह करता है। अच्छा, डेटा अतिरिक्त को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं एक्स्ट्रा डेटा, है ना, एक्स्ट्रा डेटा जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या क्लाउड से द्वारा संग्रहित किया जाता है। यानी कि डेटाबेस, सीधी सी बात है, जो हमारा डेटाबेस रहता है ये कंप्यूटर सिस्टम में भी स्टोर हो सकता है या क्लाउड स्टोरेज भी हो सकता है। क्लाउड स्टोरेज इन द सेंस जैसे गूगल ड्राइव हो गई अपनी, ठीक है, गूगल ड्राइव हो गया, डिजी लॉकर हो गया, ये सभी होते हैं क्लाउड। एक रिटेलर के पास जो संपूर्ण जानकारी यानी कि स्टोर करके रखने वाला जो व्यक्ति होता है या सॉफ्टवेयर होता है, स्टॉक किए जाने वाले उत्पादकों को ट्रैक करने के लिए एक डेटाबेस हो सकता है। इन सभी के लिए क्या हो सकता है, एक डेटाबेस हो सकता है। यदि एक ही उत्पाद यानी कि एक ही सामग्री 2 बार गलती से दर्ज हो जाता है तो उसे डेटा हम अतिरिक्त कहते हैं। यानी कि जानकारी अगर उसमें बार बार रिपीट हो रही है तो उसे हम डेटा अतिरिक्त कहते हैं। वही रिटेलर ग्राहक की फाइलों को फाइल स्टोरेज सिस्टम रखता है, यह रख सकता है। यदि कोई ग्राहक कंपनी के लिए एक से अधिक बार खरीदी करता है तो उसका नाम कई बार दर्ज किया जा सकता है। ग्राहक के नाम की डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ अनावश्यक डेटा माना जाता है। ये बात सही है। जैसे कि आजकल हम गूगल या अपन ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो शॉपिंग कर सकते हैं, उस पर आपने देखा होगा। अगर अपन ने अपना नाम और एड्रेस, जैसे लाइक मीशो ले लें, अपन मीशो पे हमने कोई सा भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया। आज हमने जैसे कि बात करें एक टी शर्ट ऑर्डर की, तो नाम हम एक बार भर चुके हैं, सेव कर दिया है। अगले दिन हमने सोचा कि हम कुछ और, जैसे कि एक ईयरफोन या ईयरबड्स को हम ऑर्डर करें, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हमारा जानकारी जो हम एक बार भर चुके हैं टी शर्ट के टाइम पे वो ही रहती है, सिर्फ अकेला प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा हर बार ग्राहक का नाम और वो करेगा तो डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी उसमें। भले ही
डेटा रिडंडेंसी, यानी कि रिडंडेंस भी बोला जाता है, रिडंडेंसी डेटाबेस भी बोलते हैं, जैसे जो बार बार जानकारी रिपीट हो रही है उसमें, तो डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। यह फाइल स्टोरेज सिस्टम भी हो सकता है। ये क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो, सीधी सी बात, तो उसे हम डेटा अतिरिक्त कहते हैं। अगला रिपोर्ट। रिपोर्ट का उपयोग रिपोर्ट का उपयोग डेटा को इस प्रकार या इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है जिसमें हम कई लोगों के इसे डेटाबेस के नाम के बिना आसानी से समझ सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे पढ़ने में आसान तालिकाओं में डेटा प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मार्कशीट हो गई अपनी, डेटा प्रदर्शित करने के लिए चार्ट बनाए, यानी कि चार्ट बनाकर, ग्राफ बनाकर भी हम डेटा रिपोर्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। लेबल प्रिंट करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। लेबल प्रिंट करने के लिए एसोसिएशन में शामिल होने वाले या छोड़ने वाले लोग फॉर्म लेटर, जैसे बिल वगैरह कॉल, ये आपने भी देखा होगा कि अगर हम कोई सी कंपनी छोड़ सके तो उनकी जानकारी भी अगर हमें निकलवाना हो तो हम निकलवा सकते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए अनगिनत डेटाबेस पर सावधानीपूर्वक प्रारंभिक कार्य की आवश्यकता होती है। किसी प्रपत्र के विपरीत ही हो सकता है, यानी कि जो जानकारी है एक रिपोर्ट में सब रिपोर्ट शामिल नहीं हो सकती। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, ओटी में आता है, क्या एक रिपोर्ट में हम सब रिपोर्ट शामिल कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और इस प्रकार की अतिरिक्त डेटा स्रोत को शामिल किया जा सकता है। ये जिसे हम बोलते हैं क्या, रिपोर्ट। रिपोर्ट के लाने हम बात करें सीधे तौर पे हम एसक्यूएल का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रश्नों को, यानी एसक्यूएल में डेटा को निकालना, जानकारी को स्टोर करना, इन सभी के लाने हम रिपोर्ट का उपयोग करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं, जीयूआई को भी। ठीक है, चलिए, एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डीबीएमएस के लाभ बताना है। अगर हम डेटाबेस का अगर हम कोई उपयोग कर रहे हैं, अच्छा डेटाबेस का पूरा नाम क्या है वैसे आपको पता होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, इसके लाभों के बारे में बात करें। क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है ऊपर। एक डीबीएमएस के 4 लाभ, ये कई लाभ हो सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी को कम करता है, यानी कि डेटा रिडंडेंसी को कम करता है कौन, डेटाबेस। ये डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, अभी हाल मैंने बताया था रिपोर्ट के टाइम पे और डेटा अतिरिक्त के टाइम पे। डेटा अतिरिक्त अगर मेरी कोई सी जानकारी बार बार रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट डेटा उसमें एंटर हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी को कैसे कम करता है, डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए डेटाबेस में हम 2 या 2 से अधिक तालिकाओं के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। चलिए इनके बारे में और अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी की क्या होती है। अच्छा, पिछली क्लास में मैं इसको कवर कर चुका हूँ, और इसका प्रैक्टिकल भी अब अपन देखेंगे, और रिलेशनशिप भी अब हम आगे अगली क्लास में, आई थिंक इसमें कवर ना हो पाएगा तो मैं अगली वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। चलिए आगे बात करते हैं डेटा का आदान प्रदान, यानी कि डेटाबेस का हम उपयोग करके, डीबीएमएस का उपयोग करके डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह साझा कर सकते हैं, डेटा को आसानी से पहुंचा सकते हैं, ना हमारा कोई डेटा लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रोटोकॉल को भी समझा जा सकता है, जिससे कि हमारा डेटा का आदान प्रदान भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। अगला है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, इसको थोड़ा सा समझे अपन। डेटा अखंडता का मतलब है, इंग्लिश में मतलब है इंटीग्रिटी, और हिंदी में मतलब अखंडता का मतलब है कि डेटाबेस में सटीक और सुसंगत, यानी कि जानकारी हमें, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जानकारी हमें सटीक मिलती है और सुसंगत सही मिलती है। डेटा अखंडता एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीबीएमएस में कई डेटाबेस होते हैं या कई टेबल्स होती हैं, डेटाबेस में डेटा भी होता है। कई उपयोगकर्ताओं को अपन ने देखा हो, जानकारी देखना चाह रहे हैं इधर से उधर ना हो। डेटा इंटीग्रिटी का सीधा सीधा इन द सेंस है कि जो हमें जानकारी आए वो सटीक आए और सुसंगत आए, सही तरीके से आए। अगला क्वेश्चन है, अगला इसका एडवांटेज है डीबीएमएस का, डेटा सुरक्षा। जब भी हम डीबीएमएस का उपयोग करते हैं तो डेटा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। हमारा डीबीएमएस में प्रमाणित डेटा रहता है, कोई इसमें अनऑथराइज यूज़र इसको लॉगिन नहीं कर सकता। इसके लिए लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड रहते हैं, जो यूज़र आईडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो डेटाबेस क्रिएट करता है उसको ही पता होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारा डेटा भी बहुत सुरक्षित होता है। गोपनीयता, यह एक डेटाबेस में गोपनीयता नियम का मतलब है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता, मतलब जिसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, सिर्फ वही व्यक्ति उसमें डेटाबेस तक पहुंच सकता है। डेटाबेस इस एक्सेस के स्तर और उपयोग करने वाला जो डेटा को देख सकता है, अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, यह उदाहरण भी है ना, अलग अलग तरीके से इनकी अपन इसमें बात करते हैं, ताकि डेटा एक्सेस।
ठीक है। इसमें कौन कर सकता है? जिनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, अब सिर्फ वही व्यक्ति डेटा को एक्सेस कर सकता है डेटाबेस में, डीबीएमएस में। अगला क्वेश्चन, डेटा बैकअप और रिकवरी, यानी कि डेटाबेस प्रबंधन जो प्रणाली है अपनी डीबीएमएस, वो क्या रहती है? स्वचालित रूप से बैकअप और जो हमारा रिकवरी रहती है उसका ख्याल रखती है ऑटोमेटिक। बाय डिफ़ॉल्ट ही इसमें डेटा बैकअप का एक ऑप्शन वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। अगर इनकेस हमारा कोई सा सिस्टम या कोई सी जानकारी अगर लॉस हो जाए तो हम डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला, डेटा स्थिरता। डेटा स्थिरता का मतलब होता है कि जो डेटाबेस में सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि कोई डेटा अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, सभी डेटाबेस में लगातार दिखाई देना चाहिए, और डेटाबेस देखने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा समान होना चाहिए। डेटाबेस यानी कि सीधी सी बात है, डेटा स्थिरता का मतलब होता है कि हमारी जानकारी बार बार रिपीट ना हो और कोई हमें निकालने में असुविधा ना हो, ठीक है, उपयोग आसानी से उपयोग कर सकें, वो डेटा स्थिरता रहती है। आगे बात करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके लिए, प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की के आरोही क्रम में। अगर मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक कुंजी के यानी कि प्राइमरी कुंजी के आरोही क्रम में तालिका को सॉर्ट करने के लिए चरण लिखें। इसके लाने अलग अलग रहता है, अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक। तो अगर अपन इसमें बात करें तो अलग अलग रहते हैं। प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की, ऑर्डर बाय क्लोज से भी हम इसका कर सकते हैं। उपयोग क्रमबद्ध डेटा व्यवस्थित करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से ऑर्डर बाय क्लोज आरोही क्रम में प्राप्त सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करनी, डिसेंडिंग कीवर्ड का भी हम उपयोग कर सकते हैं, क्लोज किया जा सकता है। चलिए, जैसे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड है 1 2 3 रोहित मोहित रीना, स्टूडेंट के नाम है, एड्रेस भी है, क्लास भी है, मोबाइल नंबर, इनको हमें क्या करना है? आरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम, कोई से भी क्रम में अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपन इसको क्या करते हैं कि स्टेटमेंट की मदद से देखते हैं इसमें, ठीक है, जिसका सिंटैक्स रहता है। चलिए पहले सिंटैक्स समझते। सिंटैक्स स्टार यानी कि ऑल फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर बाय और कॉलम नेम, ठीक है, किस कॉलम पे कर रहे हैं, ठीक है, पहले टेबल का नाम आएगा, ऑर्डर बाय और कॉलम नेम। डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो डिसेंडिंग कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो असेंडिंग। चलिए, फिर नीचे एक एग्जांपल भी लिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट यानी कि ये टेबल किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से। ऑर्डर बाय आईडी, मतलब आईडी कॉलम यहाँ पे जो प्राइमरी की है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ऑटोमेटिक जो नाम था पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1, ठीक है। जो पहले रीना नीचे था वो ऊपर आ गया, यानी कि 3 था वो ऊपर आ गया। इस तरीके से हमारा काम करता है। अगला, संदर्भात्मक अखंडता को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है आपके लिए, और डेटाबेस में संदर्भात्मक अखंडता को बनाए रखता है, इससे अपने समझना है। चलिए, रिश्तों में यानी कि इसे क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। रिश्तों में यानी कि रिलेशनलशिप में डेटा को 2 या 2 से अधिक तालिकाओं को भी जुड़ा होता है, ये हमें भी पता है। जो कि विदेश कुंजी यानी कि फॉरेन की जिससे हम बात करते हैं, फॉरेन की संबंधित तालिका में प्राथमिक कुंजी मान, प्राथमिक यानी कि कुंजी मान होता है, जैसे कि माता पिता हो गए अपने फर्स्ट, है ना, को संदर्भित प्राप्त किया जाता है। इस वजह से हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि दोनों पक्षों का डेटा बराबर भी होना चाहिए, है ना। इसलिए संदर्भात्मक अखंडता की आवश्यकता है कि जब भी हम विदेश यानी कि फॉरेन की का उपयोग किया जाता है तो उसे मूल तालिका में एक वैध यानी कि मौजूद यानी कि वो जानकारी होना चाहिए। एक मास्टर टेबल होती है, एक ट्रांजिशन टेबल होती है। मास्टर टेबल मतलब मुख्य टेबल, ट्रांजिशन टेबल मतलब जिसमें हम काम कर रहे हों, ठीक है। तो ऐसे भी बात कर सकते हैं, जो मास्टर टेबल है स्टूडेंट की जानकारी या व्यक्ति की जानकारी, और दूसरे टेबल में उसके द्वारा प्रोडक्ट खरीदे गए या किताब ली गई, वो टेबल हो सकती है। उदाहरण के लिए हम बात भी कर रहे हैं कि अगर पहली तालिका में से 15 हटाते हैं, संख्या 15 हटाते हैं, तो सुनिश्चित करना होगी जो अगली तालिका है उसमें से 15 हटना चाहिए, है ना, ये होता है। चलिए अपन इसका एक उदाहरण समझते तो आपके लाने जो डाउट हो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे प्राइमरी की है, सॉरी प्राइमरी टेबल है, या जिससे हम बोलते हैं मास्टर टेबल। कंपनी नेम, ठीक है, कंपनी आईडी और कंपनी नेम, 1 पे एप्पल, 2 पे सैमसंग है। एक रिलेशन टेबल है जो ट्रांजिशन टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी आईडी और प्रोडक्ट आईडी। अच्छा भैया, एप्पल कौन बनाता है? प्रोडक्ट कौन बनाता है? आईफोन बनाता है। तो फिर अपन ने अगली कंपनी आईडी लिखी अपन ने 15,
15 आप यहाँ पे है ही नहीं अपनी प्राइमरी टेबल में, यानी कि जो अपनी मास्टर टेबल है। तो यही तो है हमारी संदर्भात्मक अखंडता। क्या है? संदर्भात्मक अखंडता, यानी कि जो प्राइमरी टेबल यानी कि जो मास्टर टेबल है वहाँ पर वो जानकारी है ही नहीं, और जो हमारी जो ट्रांजिशन टेबल थी वहाँ पर वो जानकारी स्टोर कर दी गई है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम संदर्भात्मक अखंडता। यानी कि प्राइमरी टेबल में जानकारी होगी तो सेकेंडरी यानी या फिर अपन बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल में भी वो जानकारी होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम कौन सा? संदर्भात्मक अखंडता। और अगर अपन बात करें जैसे यहाँ पे जो 15 नंबर का जो रिकॉर्ड था कंपनी आईडी सेकंड, तो ये क्या है? यहाँ पे ये जानकारी अनाहत रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं हम, या अनयूज रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, जो हमारी यूज़ की जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू गाइस। इसमें हमने देखे कि डेटाबेस क्या होता है, कि उसके कुछ की फीचर्स भी, संदर्भात्मक अखंडता और भी जानकारी देखी। अब एक और अगली वीडियो में मैं यूनिट 3 और भी कवर करने वाला हूं, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किए ये पूरे 7 नंबर लायक है, पूरे 7 नंबर में ही आते हैं हर बार। और इसके बाद और भी वीडियोस हम देखने वाले हैं, और भी क्वेश्चंस हम आगे देखने वाले हैं, जो 3rd वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करिए, तो इससे मैं आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर कर पाऊँगा। ओके, थैंक यू गाइस।